अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित बच्चे हैं उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का सम्मानित अधिकार होना चाहिए। तो उसके लिए एक ग्रुप्स जिसका नाम रखा गया है SDGs, ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म है। 99% ये फुल फॉर्म आपको एग्ज़ाम में मिलने को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, मतलब राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, मतलब स्टेट लेवल पर जो स्कूल के कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि शिक्षक छात्र जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, और स्कूल में बच्चों को किस तरह एजुकेशंस देना है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स मानक रखे गए हैं, उसको हम जानते हैं SSA के नाम से। दूसरा है हमारा 22 नंबर का 22 नेशनल असेसमेंट सेंटर, राष्ट्रीय आकलन केंद्र, जिसको हम जानते हैं NAC के नाम से, कि बच्चों का आकलन हमें किस तरह करना है, बच्चों को हमें रचनात्मक रूप से सिखाना है या बच्चे को हमें योगात्मक रूप से उसका आकलन करना है। तो इसके लिए केंद्र खोला गया है जिसका नाम है NAC। नेक्स्ट है हमारा, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, परख, जिसको हम, ये जो हमारा एक आकलन मंच है कि बच्चे को आकलन हमें किस तरह करना है, बच्चे में क्या कमजोरियां हैं, बच्चे की क्या क्षमताएं हैं, इनका विश्लेषण करने में ये जो परख ऐप है बहुत मदद करेगा, जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे के पूरे कह सकते हो समग्र विकास में, बच्चा जो है उसका समग्र विकास करना है, उसकी जो क्षमताएं हैं, जो कमजोरियां हैं, उसका हमें विश्लेषण करना है और बच्चे का आकलन करना है कि बच्चा किस तरह सीख रहा है, जिसको हम जानते हैं परख के नाम से। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है 24 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, जिसमें हमें बच्चे जो हैं नए तरीके से खोज करें, एक नवाचारित तरीके से हम किस तरह अपने एजुकेशंस को आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए एक संस्थान खोला गया है, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, जो है NRF के नाम से। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन, स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल, मतलब बच्चे को विद्यालय के लिए हमें किस तरह तैयार करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SPM, इसमें हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि SPM जो है मॉड्यूल, ये कितने स्तर तक के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। तो ये किया गया है हमारे ग्रेड बाल का, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। इसमें ये बताया गया है कि बच्चों को, जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो उन्हें हमें किस तरह की शिक्षा देनी है, उन्हें माप, आकार, कलर्स का नेम, आसपास रंगों का नाम, उनके कह सकते हो जो उनके क्लासरूम में, जो उनकी कक्षा में जो भी भौतिक संसाधन है, भौतिक सामग्री है, उनको किस तरह आसपास की वस्तुओं से परिचित कराना है, जिसको हम जानते हैं SPM। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है, जिसको हम जानेंगे UNCRC, मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जो UNCRC है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आपका 1989 में अपनाया गया था, 1989 में, लेकिन इसे लागू किया गया 1990 में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो UNCRC है, इसे लागू कब किया गया, तो 1990 में। अपनाया कब गया था, तो 1989 में, 1989 में, जो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। बाल अधिकार क्या है कि बच्चे को एज अ स्वतंत्रता का अधिकार है। बच्चे को जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी कारखाने में ना लगाया जाए। बच्चे, जैसे कि जो पेरेंट्स बच्चों को एडॉप्ट करते हैं या गोद लेते हैं, जिसको हम अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो उन बच्चों को, मतलब उनको अधिकार है कि वो अपने पेरेंट्स जो उन्हें गोद ले रहा है, अगर बच्चा जो है 14 साल से कम है, तो अगर बच्चा नहीं जाना चाहता है तो कोई पेरेंट्स उसे गोद नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह चाइल्ड राइट्स हैं, ये भी एक पूरा टॉपिक है, ये इनको हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे इसे। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर का NCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकार के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया है, जिसको हम जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जिसको हम जानते हैं पॉक्सो एक्ट। ये जो पॉक्सो एक्ट है, ये आया हुआ है 18 उम्र से कम बच्चों के लिए।
ये जो पोक्सो एक्ट आया हुआ था, ये आया हुआ था 14 नवंबर 2012 को, जिसमें बच्चे जो हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो शिकार हो रहे हैं उनके लिए ये एक्ट आया हुआ है। इसमें एक प्रावधान ये भी दिया गया है कि अगर बच्चे की उम्र जो है वो 12 साल से कम होती है और बच्चा जो है वो किसी कह सकते हो रेप का शिकार होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होता है, तो जो व्यक्ति सज़ा का पात्र होगा उसको फांसी देने का प्रावधान बताया गया है आपके इस एक्ट में। और ये एक्ट जो है वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। ठीक है, तो जो पॉक्सो एक्ट है ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए आया हुआ है? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। किस लिए आया हुआ है? कि बच्चे जो हैं किसी तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार ना हो, उनकी सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको हम जानते हैं RTE के नाम से। इससे तो 101% क्वेश्चन आना है आपका। तो ये जो RTE एक्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यह आया हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, जो हुआ था 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए। इसमें जो संविधान संशोधन प्रभावी होता है वो होता है आपका 86वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A। चलिए, अच्छा, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये है, मैंने 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, इसके आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगी, लेकिन आप लोग मुझे एज अ कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन ये है कि अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? ठीक है, नेक्स्ट हमारा 31 जो है इसमें बताया गया है ICIDH, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप, मतलब वैश्विक स्तर पर जो दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांगता को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 3 भागों में विभाजित किया है WHO ने 1980 में है, जिसको हम जानते हैं ICIDH। पहला है इम्पेयरमेंट्स, दूसरा है डिसेबिलिटीज़, तीसरा है हैंडीकैप्स। ठीक है, तो जो इम्पेयरमेंट्स हैं इसको हम जानते हैं कि ये जो इम्पेयरमेंट्स होता है मतलब जो जन्म से ही बच्चे में कुछ प्रकार की अयोग्यता हो, डिसेबिलिटी हो, बच्चा जन्म से ही दिव्यांग हो, तो उसको हम जानते हैं इम्पेयरमेंट्स। डिसेबिलिटी क्या होती है? जो बच्चे में किसी कार्य प्रणाली के कारण आ जाती है। बच्चा जैसे बच्चे में किसी कार्यात्मक प्रणाली के कारण या कोई काम कर रहा होता है, या बच्चे ने कोई काम किया जिससे उसका अंग जो है वो क्या हो गया, उसका अंग क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से बच्चे में ये वातावरणीय फैक्टर के कारण आती है, जो वातावरणीय कारक होते हैं उनके कारण ये डिसेबिलिटी आती है। नेक्स्ट है हमारा हैंडीकैप्ट मतलब अपंगता। ये जो अपंगता है जैसे कि पोलियो, ये मतलब कह सकते हो जिसमें सुधार होना संभव ना हो, मतलब सोसाइटी के द्वारा कोई, समाज के द्वारा कोई ऐसी बीमारी जिसको एक बड़े स्तर पर नाम दिया गया हो जैसे पोलियो, तो वो जाएगा हमारा हैंडीकैप, जिसमें सुधार होना संभव ना हो सके, तो इसको हम जानते हैं ICIDH, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। चलिए, तो हमारे इस तरह के फुल फॉर्म जो हैं कंप्लीट हुए, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार इन्हें देख लीजिएगा अच्छे से, जिसमें से आपके 5-6 क्वेश्चंस आराम से कंप्लीट हो जाएंगे और इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, और बाकी जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे हुए हैं, हाँ मैंने एक फुल फॉर्म पूछा हुआ है ICDS कब लागू किया गया। हाँ, तो बच्चों आप लोग इसका फुल फॉर्म जरूर बताइए, क्योंकि ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ICDS, इसका फुल फॉर्म, ये कब लागू किया गया और ये लागू करने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, चलिए, तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। तो प्लीज़ मेरे RK ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।